आहा, बहू तूने कितना स्वादिष्ट आमरस बनाया है। सच में इसे पीकर तो मजा आ गया। मैं पहली बार आमरस पी रहा हूँ, वो भी तेरी वजह से। मोहन, लता, पीहू, मोनू, शालिनी सभी शालिनी का बनाया आमरस पी रहे थे। आमरस सभी को बहुत पसंद आता है। सभी शालिनी की बहुत तारीफ करते हैं। भाभी, बहुत ही टेस्टी आमरस बनाया है आपने। काश मुझे इतना टेस्टी आमरस रोज पीने को मिल जाए तो कितना मजा आएगा। मोनू खुश होकर बड़े मजे से आमरस पी रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर शालिनी उदास हो जाती है। पर शालिनी मोहन की बात सुनकर उदास क्यों हो गई? क्या मोहन सच में पहली बार आमरस पी रहा था? जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। सर, 3 दिनों में आपकी शादी है ना? आप घर कब जाने वाले हैं? मुझे छुट्टी ग्रांट हो गई है, कल मैं अपने घर जाऊंगा। तुम्हें बड़ी जल्दी है मुझे घोड़ी पर बैठे देखने की। और नहीं तो क्या सर, हम सभी को कंट्रोल में रखने वाले को कंट्रोल करने वाली आ रही है। ये तो खुशी की बात है ना। ऋतिक की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। निखिल बॉर्डर पर नदी के किनारे पत्थर पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर आमरस पी रहा था। 3 दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी। अगले दिन वो महीने भर की छुट्टी लेकर बॉर्डर से अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद, निखिल बेटा, तू अब घर आया है। मैंने तुझे 1 हफ्ते पहले आने के लिए कहा था। तेरी शादी की तैयारी हो गई है, लेकिन दुल्हे का कपड़ा, दुल्हे के जूते कुछ भी रेडी नहीं है। बेटा, 2 दिन बाद तेरी शादी है। अपनी माँ को शादी की तैयारी में परेशान देखकर पहले तो निखिल को उनकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है, लेकिन फिर वो अपनी हंसी दबाते हुए कहता है, माँ, आप इतना चिंता क्यों कर रही हैं? शादी की सारी तैयारियां, मेरे कपड़े, जूते, सब कुछ अरेंज हो जाएगा। अभी मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। मुझे आपके हाथों का बना खाना खाना है। हमारी सेवा के रामू काके के हाथ का बना खाकर मैं बोर हो गया हूँ। निखिल घर के अंदर आता है, अपना सामान रखकर फ्रेश होता है। लता उसके लिए खाना परोसती है। निखिल खाना खाता है और फिर अपने घर वालों के साथ अपनी शादी की शेरवानी, जूते लेने के लिए चला जाता है। निखिल की पोस्टिंग ज्यादातर ठंडी जगह पर होती थी, तो उसे ज्यादा गर्मी की आदत नहीं थी। वो मार्केट जाते जाते ही पसीने से भीग जाता है। माँ, कितनी गर्मी है यहाँ। क्या इतनी गर्मी में मुझे कपड़े खरीदने पड़ेंगे? और नहीं तो क्या, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि बेटा जनवरी में शादी कर ले। ठंड के मौसम में शादी करना सबसे अच्छा रहता है, लेकिन तुझे तो छुट्टी ही नहीं मिली। अब तू समझ। लता की बात सुनकर मोनू और पीहू अपने भैया पर हंसने लगते हैं। बस बस, बहुत हो गया। अब आप लोग कितना मजाक उड़ाएंगे मेरा। चलो चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। निखिल अपने परिवार वालों के साथ शॉपिंग करने के लिए जाता है। अपने लिए शेरवानी और जूते खरीदता है। भैया, इस शेरवानी में तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। भाभी आपको देखती रह जाएंगी। 2 दिन बाद निखिल और शालिनी की शादी हो जाती है। निखिल शालिनी को विदा करके अपने घर ले आता है। लता शालिनी के गृह प्रवेश करवाती है। वो अपना बेटा बहू की आरती उतारती है। फिर, बहू कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। शालिनी अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर घर के अंदर आती है। पीहू, अपनी भाभी को भैया के कमरे में ले जाओ। वो काफी थक गई होगी। कल उसकी पहली रसोई है ना, थोड़ा आराम कर लेने दो। अगले दिन शालिनी सुबह सुबह उठकर घर में साफ सफाई करती है और फिर नहा धोकर अपनी पहली रसोई के लिए अच्छे से तैयार हो जाती है। वो अपनी सास के कमरे में जाती है और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। सदा सुहागन रहो। माँ जी, पहली रसोई के खाने में क्या बनाऊं? बहू, तुझे जो भी अच्छा बनाना आता है वो बना दे। शालिनी रसोई में जाती है। लता की रसोई काफी गर्म थी, तो गैस चलाते ही उसे काफी गर्मी लगने लगती है। उफ, कितनी गर्मी हो रही है, ऊपर से ये कपड़े। एक काम करती हूँ, जल्दी से हल्का फुल्का नाश्ता बनाकर ये रस्म पूरी करती हूँ। शालिनी सबके लिए आलू पूरी की सब्जी और खीर और छेना की मिठाई बनाती है। सभी शालिनी का हाथ का बनाया खाना खाते हैं। हमारी बहू साक्षात अन्नपूर्णा का रूप है। उसके हाथ के बनाए खाने में कितना स्वाद है। सच में काफी दिनों बाद इतना टेस्टी खाना खा रहा हूँ। आपका मतलब क्या है पिताजी? माँ टेस्टी खाना नहीं बनाती? पीहू की बात सुनकर मोहन चुप हो जाता है और चुपचाप खाना खाने लगता है। उसे ऐसा करता देखकर सभी हंसने लगते हैं। तभी, शालिनी, तुमने खीर तो बहुत ही टेस्टी बनाई है, बिल्कुल वैसी जैसे मुझे पसंद है। मुझे तो तुम्हारा खाना बहुत पसंद आया। ये लो तुम्हारी पहली रसोई का नेक। क्या है जी इसमें? बॉक्स को खोल कर देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। शालिनी ज्वेलरी बॉक्स खोलती है और उसके अंदर एक सोने का लॉकेट था जिसमें शालिनी और निखिल की फोटो थी। बहू, ये लॉकेट मेरी सास यानी तेरी दादी सास ने निखिल को उसकी पत्नी को देने के लिए दिया था।
इसे संभाल कर रखना, यह हमारी पुश्तैनी निशानी है। निखिल से गिफ्ट पाकर शालिनी बहुत खुश होती है। वो खुशी से पेंडेंट को गले में पहन लेती है। सारे घर वाले उसे नेक देते हैं। शालिनी मोनू को चिढ़ाते हुए कहती है, छोटे देवर जी, आप मुझे कुछ नहीं देंगे? भाभी मैं आपको क्या दूं, मैं तो छोटा हूँ ना, गिफ्ट तो आपको मुझे देना चाहिए। बताओ आप क्या दोगे अपने देवर को? सभी हंसी मजाक कर रहे थे। ऐसे ही 2-3 दिन गुजरते हैं। एक दिन निखिल अपने दोनों भाई बहन और शालिनी के साथ बैठकर टीवी देख रहा था। तब, भैया सलमान खान को देख रहे हो? वो पुलिस की वर्दी में कितना अच्छा लगता है। चुप पगले, तूने मेरे भैया को देखा नहीं है? वो सलमान शाहरुख सबसे अच्छे लगते हैं, बिल्कुल टॉम क्रूज की तरह हैंडसम। भाभी के तो भाग खुल गए हैं जो उन्हें इतना हैंडसम मेरा भाई मिला है। हाँ हाँ ननन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। शालिनी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सभी मजे से टीवी देख रहे थे। तभी निखिल को किसी का फोन आता है। निखिल साइड में जाकर फोन पर बात करता है। फोन पर बात करने के बाद निखिल का चेहरा उतर जाता है। क्या हुआ बेटा, तू परेशान लग रहा है? माँ, वो मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। बॉर्डर पर कोई इमरजेंसी आ गई है जिसकी वजह से मुझे तुरंत वापस बुलाया गया है। लेकिन बेटा, अभी तो बस तेरी शादी हुई थी, अभी तो बहू के हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी है और तू जा रहा है। क्या करूं माँ, ऊपर से ऑर्डर है, मानना ही पड़ेगा। माँ जी, आप निखिल जी को जाने दीजिए, उनका फर्ज उन्हें बुला रहा है। बस निखिल जी, इस बार आप जल्दी आ जाइएगा। शालिनी की बात सुनकर निखिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका बॉर्डर पर वापस जाने का मन नहीं था, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर वो अपना सारा सामान पैक करता है। शाम को 5 बजे उसकी बस छूटने ही वाली थी तो सभी लोग उसे बस स्टॉप पर विदा करने के लिए आते हैं। अब पता नहीं मुझे कब मेरे पति की शक्ल देखने को मिलेगी। इतना कहकर शालिनी अपने गले का पेंडेंट खोलकर उसमें निखिल की फोटो देखने लगती है और उसे गले से लगाकर खूब रोती है। लता और पीहू उसे संभालती हैं। अगले दिन निखिल अपने कैंप पहुंच जाता है। निखिल रोज शालिनी से वीडियो कॉल पर बातें करता। शालिनी भी उसे घर का सारा हाल बताती। एक दिन वीडियो कॉल पर, अरे शालिनी, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम हमेशा मेरे परिवार वालों के साथ रहना और उनका ख्याल रखना। क्या हुआ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सब ठीक तो है ना? आप ठीक तो है ना? हाँ शालिनी, सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो। शालिनी अपने ससुराल में घर का सारा काम करती है और सबके लिए टेस्टी खाना बनाती। वो अपने ससुराल के रंग में रंगने लगी थी। तभी अचानक एक दिन शालिनी को बॉर्डर से फोन आता है। शालिनी फोन उठाती है। निखिल इस दुनिया में नहीं रहा, कल उसे फांसी दे दी गई है। उसने हमारे देश की गुप्त जानकारी दुश्मनों को दी थी, इसीलिए उसे मौत की सजा दी गई है। अफसर की बात सुनकर शालिनी के हाथ से फोन गिर जाता है। क्या हुआ बहू, तूने फोन क्यों गिरा दिया? निखिल जी नहीं रहे, उन्हें देशद्रोही बताकर फांसी दे दी गई है। निखिल को फांसी की खबर सुनकर शालिनी टूट जाती है और वो बिलक बिलक कर जमीन पर गिरकर रोने लगती है। अपनी चूड़ी तोड़ने लगती है। हफ्ते भर पहले जिस लड़की ने लाल जोड़ा पहनकर निखिल से शादी की थी, अब उसे विधवा की सफेद साड़ी पहननी पड़ती है। एक पल में उसकी जिंदगी के सारे रंग चले गए थे। वो सारा दिन अपने कमरे में बैठकर लॉकेट में निखिल की फोटो देखकर रोती रहती। मोहन जी, मुझसे बहू की हालत नहीं देखी जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही तो हम कितने प्यार से उसे अपने घर में लेकर आए थे। भगवान ने बेचारी के साथ ये ठीक नहीं किया। मेरा बेटा देशद्रोही नहीं हो सकता। हाँ लता, हमारा बेटा देशद्रोही नहीं है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि निखिल देशद्रोही है। निखिल के चले जाने के बाद परिवार वाले एक दूसरे को संभालने की कोशिश करते हैं। एक दिन, माँ, मैंने कल से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है। मोनू का उदास चेहरा देखकर शालिनी दुखी हो जाती है। तब शालिनी खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है। तब, माँ जी, हमारे घर में तो राशन नहीं है, मैं खाने के लिए क्या बनाऊं? पता नहीं बहू, निखिल जी ने मुझे आखिरी बार कहा था कि उनके बाद उनके परिवार का ख्याल रखने के लिए मैं उनकी बात का मान जरूर रखूंगी और मेरे होते हुए उनके परिवार को परेशान नहीं होने दूंगी। माँ जी, मैं सोच रही थी मैं बाहर जाकर काम करूं। नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत कर। तेरा ससुर अभी जिंदा है, मेरे होते हुए तू काम करे ये अच्छा नहीं लगता। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अभी भी जान है, मैं जाकर कोई काम ढूंढता हूँ।
इतना कहकर मोहन कड़ी धूप में काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसने शालिनी के सामने तो कह दिया था, लेकिन उम्र हो जाने की वजह से धूप में चलते चलते उसे काफी गर्मी लगती है, गला सूखता है। वो कई कंपनी में जाकर काम के लिए बात करता है। अरे माफ करना, लेकिन हमारे पास आपके लिए कोई काम नहीं है। कई जगह पर बात करने के बाद मोहन निराश हो जाता है। वो उदास होकर घर पर लौट रहा था, तभी उसकी नजर एक आम के बागान पर जाती है। वो आम के बागान में जाता है। मालिक, क्या आपको मजदूर की जरूरत है? मैं कोई भी काम कर लूंगा, मुझे काम की बड़ी जरूरत है, मुझे काम पर रख लीजिए ना। अरे चल ठीक है, मैं तुझे काम पर रख लेता हूँ, लेकिन तुझे 200 रुपए दिहाड़ी मिलेगी और तुझे दिन भर में 7 घंटे काम करना पड़ेगा। मालिक, ये तो बहुत कम दिहाड़ी है। मैं तो तुझे इतनी ही पैसे दूंगा, बाकी तुझे काम करना है तो कर, वरना जा यहाँ से। नहीं मालिक नहीं, मैं काम करूंगा। मोहन कड़ी धूप में आम के बागान में काम करता है। वो सर पर टोकरी में आम लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर रखता है। आम के पेड़ से आम तोड़कर टोकरी में रखता है। उसने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं था, इसलिए आम देखकर उसे लालच आ जाता है। ये आम कितना रसीला है, इसे तो देखकर खाने का मन कर रहा है, एक बार चख कर देखता हूँ। मोहन एक पेड़ के नीचे बैठकर आम खाने जा ही रहा था कि तभी बंसीलाल हाथ में डंडा लेकर आता है और उसे डंडे से मारकर कहता है, चोर कहीं का, मैंने तुझे काम पर रखा, तुझ पर दया दिखाई और तूने मेरे आम चुरा लिए। नहीं मालिक नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मुझे बहुत भूख लगी थी, कल से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए। मेरे बागान के आम खाने के लिए नहीं है, समझा? अगली बार तूने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। इतना कहकर बंसीलाल चला जाता है और मोहन उदास होकर काम करने लगता है। शाम को जब बंसीलाल सभी को उनकी दिहाड़ी दे रहा था, तब मालिक, क्या मैं ये सड़े गले आम लेकर जा सकता हूँ? मेरा पूरा परिवार वाले भूखे हैं, आम से उनका पेट भर जाएगा। कोई जरूरत नहीं है यहाँ से आम ले जाने की, मैं सड़ा गला आम भी किसी को नहीं देता हूँ। अगर तुझे अपने परिवार को आम खिलाना है तो अपनी दिहाड़ी के पैसे से खिला, मेरे आम के ऊपर नजर डालने की जरूरत नहीं है। बंसीलाल मोहन को बिना आम दिए भगा देता है। बंसीलाल की हरकतों से परेशान मोहन राशन की दुकान पर जाकर अपनी दिहाड़ी के पैसों से थोड़ा राशन खरीदता है और घर ले जाता है। रात में घर पर, बहू, मैं राशन ले आया हूँ, इसी से कुछ खाने पीने का बना दो। लता, मुझे आम के बागान में काम मिल गया है, अब इधर उधर करके हमारा गुजारा हो जाएगा। शालिनी मोहन के हाथ से राशन लेकर रसोई में जाती है और दाल चावल रोटी बनाती है। भूख से सभी की हालत खराब थी, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है। सभी 2 दिन बाद खाना खाते हैं तो उनकी जान में जान आती है। खाना खाकर सभी सो जाते हैं। अगले दिन मोनू स्कूल से बहुत उदास होकर घर आता है। क्या हुआ देवर जी, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या टीचर ने कुछ कहा? नहीं भाभी, हमारे घर के पास एक स्टॉल खुला है जहाँ मैंगो शेक, मैंगो आइसक्रीम मिल रही है। मेरे दोस्त आज वही मैंगो शेक पीने के लिए गए हैं, लेकिन मेरे पास तो मैंगो शेक पीने के लिए पैसे ही नहीं है। गर्मी में जिसे देखो वो आम रस, मैंगो शेक, मैंगो जूस पी रहा है। भाभी, मुझे भी मैंगो शेक पीना है। देवर जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज रात को ससुर जी से बात करूंगी और उनसे दिहाड़ी के पैसे मांगकर आपको मैंगो शेक पिलाऊंगी। भाभी, मैं जानता हूँ पिताजी की दिहाड़ी ज्यादा नहीं है, आप मुझे क्यों बहलाने की कोशिश कर रही हैं? मैं बच्चा नहीं हूँ। इतना कहकर मोनू गुस्से में घर से खेलने के लिए चला जाता है। तभी शालिनी की पड़ोसन रजनी उसके पास आती है। शालिनी, मैं बाजार जा रही हूँ, क्या तू मेरे साथ चलेगी? ठीक है, मुझे भी थोड़ी सब्जी लेनी है। रजनी और शालिनी दोनों बाजार जाती हैं। शालिनी थोड़ी बहुत सब्जी लेती है। गर्मी की वजह से दोनों बहुत परेशान हो गई थी। जब दोनों घर वापस आ रही थी तो उन्हें आमरस की दुकान दिखाई देती है। शालिनी, चल आमरस पीते हैं, वैसे भी बहुत गर्मी हो रही है। नहीं रजनी, तू पी ले, मुझे नहीं पीना। आमरस पीने का मन तो मुझे भी बहुत कर रहा है, लेकिन 20 रुपए का अगर मैं आमरस पीऊंगी तो इतने में कल सब्जी आ जाएगी। ये सब सोचकर शालिनी अपना मन मार लेती है और रजनी के साथ घर आ जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन पीहू कॉलेज में क्लास कर रही थी, तभी उसकी सहेलियां उसके पास आती हैं। पीहू, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, हम सब कॉलेज के पास वाले कैफे में मैंगो जूस पीने के लिए जा रहे हैं। 100 रुपए का ग्लास है, तू भी चल हमारे साथ। सीमा, तू भी किस गरीब भिखारी को मैंगो जूस पीने के लिए लेने जाने के लिए बोल रही है? इसके तो खाने भी ठीक से नहीं होता है, पर कभी भी हमारे साथ कहीं नहीं जाती, क्योंकि इसके पास तो कभी पैसे होते ही नहीं है। और अब तो इसके भैया भी शहीद हो गए, तो ये अब और गरीब हो गए है। अगर ये पढ़ाई में अच्छी नहीं होती तो मैं इससे बात भी नहीं करती।
मुझे तुम लोगों के साथ कोई दोस्ती नहीं रखनी है। आज के बाद मैं तुम लोगों से बात भी नहीं करूंगी। इतना कहकर पीहू रोते हुए घर आ जाती है। अरे पीहू तो रो क्यों रही है? पीहू शालिनी को सारी बात बताती है। पीहू, उन लड़कियों की बात पर ध्यान मत दो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी मजबूरी का मजाक उड़ाते हैं वो लोग तुम्हारे दोस्त नहीं होते। शालिनी पीहू को समझाती है। तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है। जी, आप कौन? मैं कोर्ट का ऑर्डर लेकर आया हूँ, आप लोगों को ये घर खाली करना पड़ेगा। ऐसे कैसे आप हमें घर खाली करने के लिए बोल सकते हैं? ये घर तो मेरे बेटे को सरकार की तरफ से मिला था। आपका बेटा देशद्रोही ही है, इसलिए आपको घर से निकाला जा रहा है। आप इस ऑर्डर को देख लीजिए। शालिनी कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ती है और उदास होकर अपने परिवार वालों के साथ थोड़ा बहुत सामान बांधकर घर से निकल जाती है। शालिनी और उसके घर वाले कड़ी धूप में दर दर भटकते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें रहने की कोई जगह नहीं मिलती है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? पिताजी, अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो क्या आप लोग मेरी मौसी के घर चल सकते हैं? यहाँ से कुछ दूर उनका घर है। मुझे लगता है वो हमारी मदद जरूर करेंगी। मोहन और लता के पास कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए वो शालिनी के साथ उसकी मौसी के घर आ जाती हैं। शालिनी अपनी मौसी को निखिल के शहीद होने से लेकर अब तक की सारी बात बताती है। शालिनी बेटा, मुझे तेरे लिए बहुत दुख लग रहा है, पर इस घर में मेरे बेटे बहू रहते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ दूर मेरी एक झोपड़ी है। अगर आप लोग चाहे तो वहाँ रह सकते हैं। पहले हम लोग वहीं रहा करते थे। इतनी मुसीबत में आप हमारी इतनी मदद कर रही हैं, वही बहुत है। मैं आप लोगों की ज्यादा तो मदद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये राशन अपने साथ ले जाइए। आप लोगों को देखकर लग रहा है कि आपने कुछ खाया नहीं है। शालिनी अपने परिवार वालों को लेकर अपनी मौसी की झोपड़ी में आ जाती है। अचानक बेघर होने के बाद उन्हें सर छुपाने की जगह मिल गई थी, तो सब चैन की सांस लेते हैं। शालिनी सभी को रोटी चटनी खाने के लिए देती है। सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब मोहन आम के बागान में काम कर रहा था, तब उसे चक्कर आ जाता है। मोहन, मैं तंग आ चुका हूँ तुझसे। एक तो तू रोज काम पर आता नहीं है, और जब काम पर आता है तो एक के बाद एक ड्रामे शुरू हो जाते हैं तेरे। जा तू घर जा, आज तुझे आधे दिन की दिहाड़ी मिलेगी। मेरा सेठ कितना खड़ूस है, पता नहीं इतना पैसा कहाँ लेकर जाएगा। गरीबों की हाय लगी है उसे, मेरी मेहनत के पैसे काट लिए। मोहन ये सब सोचकर बहुत परेशान था। वो अपने गमछे से माथे का पसीना पोंछते हुए अपने हाथ में पोटली लेकर चल रहा था। तभी रास्ते में उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो सड़क के किनारे गिरा हुआ था और उसके ठेले के आम सड़क पर बिखरे हुए थे। उस आदमी को देखकर मोहन भागते हुए उसके पास आता है। भाई, क्या हुआ तुम्हें? मोहन आम बेचने वाले आदमी के चेहरे पर पानी छिड़कता है। पानी के छींटे पड़ने पर उस आदमी को होश आता है। भाई, मुझे बड़ी प्यास लगी थी, लेकिन आज मैं पानी लेकर नहीं निकला। अरे इस कड़ी धूप में प्यास की वजह से मुझे चक्कर कब आ गया पता नहीं चला। ये लो पानी पियो, मैं तब तक तुम्हारे आम उठा लेता हूँ। मोहन आम बेचने वाले आदमी को पानी पिलाता है। पानी पीने से उस आदमी की जान में जान आती है। भाई, आज आपने मेरी बहुत मदद की, इसलिए कुछ आम रख लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत है? ये आम आपके और आपके परिवार के लिए है, मना मत कीजिए। आम बेचने वाले आदमी की बात सुनकर मोहन उसके दिए आम ले लेता है और उसे लेकर घर आ जाता है। घर पहुंचने के बाद जब लता मोहन के हाथ में आम देखती है, तब क्या जी, आप दिहाड़ी के पैसों से आम लेकर आए हैं? अरे नहीं भाग्यवान, तुम भी ना कैसी बातें करती हो। आम आज बेचने वाला आदमी सड़क पर बेहोश हो गया था, मैं उसकी मदद की तो उसने मुझे आम दिए। ये तो बड़ा अच्छा किया आपने। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। शालिनी बेटा, ये आम को काटकर हम सभी मिलकर आम खाएंगे। नहीं भाभी, हम लोग आम नहीं खाएंगे। क्या आप इस आम का मैंगो शेक बना सकती हैं? नहीं भाभी, मुझे मैंगो जूस पीने का मन कर रहा है। क्या आप मेरे लिए वो बना देंगी? देवा जी, ननन जी, अगर आप लोगों को आम से बना कुछ पीने का मन कर रहा है ना, तो मैं आप लोगों के लिए आमरस बनाती हूँ। मेरे हाथ का बना आमरस पीने के बाद देवर जी आप मैंगो शेक और ननन जी आप मैंगो जूस को भूल जाएंगी। शालिनी आम लेकर उसे गमले में रखकर उसमें पानी डालकर अच्छे से धोती है। फिर आम का छिलका छीलकर आम को काटती है और उसका पल्प निकालकर उसे अच्छे से मथती है और उसमें चीनी मिलाती है। मैंने आमरस तो बना लिया है, लेकिन गरम गरम वाला पीने में अच्छा नहीं लगेगा। आमरस तो ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। ये सोचकर शालिनी जब वहां रसोई में नजर दौड़ाती है, तब ये उसकी नजर में कोने में पड़े एक पुराने मिट्टी के मटके में जाती है जो थोड़ा बहुत टूटा हुआ था। क्या आइडिया मिला है, अब तो मैं सभी को ठंडा ठंडा आमरस पिलाऊंगी।
शालिनी रसोई में रखे मटकी को लेती है और उसे साफ करके पानी से अच्छे से धोती है। वो बाहर से जाकर थोड़ी बालू को लेकर आती है और उसे पानी में भिगोकर भीगी हुई बालू को मिट्टी के मटके में अच्छे से फैला देती है और उसके अंदर स्टील का एक बर्तन रखकर उसमें आमरस डाल देती है। फिर मटके के मुंह को सूती कपड़ा और पानी से गीला करके बांध देती है। भाभी बहुत गर्मी लग रही है, अब और रुका नहीं जा रहा है। हमारा आमरस तैयार हुआ है या नहीं? कुछ देर और इंतजार कर लीजिए देवर जी। शालिनी की बात सुनकर मोहन का चेहरा खुशी से खिल जाता है। कुछ देर बाद मटके में रखने की वजह से आमरस बहुत ठंडा हो गया था। शालिनी गिलास में आमरस डालती है और सभी को आमरस पीने के लिए देती है। आमरस पीने के बाद आहा हा, बहू तूने कितना स्वादिष्ट आमरस बनाया है। सच में इसे पीकर तो मजा ही आ गया। मैं पहली बार आमरस पी रहा हूँ। सभी को शालिनी का बनाया आमरस बहुत पसंद आता है। मोनू को आमरस इतना अच्छा लगता है कि वो शालिनी से रोज आमरस पीने की इच्छा बोल देता है, जिसे सुनकर शालिनी को काफी बुरा लगता है। काश मैं देवाजी की ये इच्छा पूरी कर पाती, लेकिन हमारे घर के जैसे हालात हैं उससे हम लोगों को खाना ही बड़ी मुश्किल से मिलता है और आजकल तो आम बड़े महंगे मिल रहे हैं। मैं कैसे उनके लिए रोज आमरस बनाऊं? आज ससुर जी आम लेकर आ गए तो हम सबको आमरस पीने को मिल गया, लेकिन हर दिन आम कहाँ से आएगा? शालिनी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी उसकी सास लता उसे आवाज देती है। सारे घर वाले पहली बार आमरस पीकर बहुत खुश थे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन मोनू स्कूल से आता है और शालिनी से कहता है, भाभी आपने उस दिन जैसा आमरस बनाया था ना, वैसे आप फिर बना पाती। मुझे तो आमरस पीने का बहुत मन कर रहा है। मोनू की बात सुनकर शालिनी सोच में पड़ जाती है। अब इन्हें कैसे बताऊं कि आमरस पीने का मन सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि मेरा भी करता है। मुझे भी तो आमरस बहुत पसंद है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। एक तरफ शालिनी और मोनू को आमरस पीने की इच्छा हो रही थी, तो वहीं आम के बागान में जब मोहन नीचे गिरे हुए आम उठाकर टोकरी में डाल रहा था। अरे ओ मोहन, तू बोल रहा था ना तुझे काम की जरूरत है। मैं आम के बागान संभालने के साथ साथ केटरिंग बिजनेस भी करता हूँ। आज मैं एक शादी में केटरिंग का काम संभालने वाला हूँ, तो उसमें मुझे कुछ लोग कम पड़ रहे हैं। क्या तू चलेगा? हाँ हाँ मालिक, क्यों नहीं, मैं आपके साथ चलूंगा। बागान में काम करने के बाद शाम को मोहन बंसीलाल के साथ अमीर आदमी की बेटी की शादी में केटरिंग का काम करने के लिए जाता है। जैसे शाम होती है मेहमानों की भीड़ बढ़ने लगती है। बंसीलाल ने सबके लिए कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम किया था। अरे ये क्या भाई, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक? इतनी गर्मी है, सर्दी में आते आते ही पसीना छूट गई। इस कोल्ड ड्रिंक से हमारा क्या होने वाला है? इतने बड़े आदमी की बेटी की शादी है, तूने कम से कम वेलकम ड्रिंक में कोल्ड ड्रिंक के अलावा कुछ और भी रखना चाहिए था। शादी में आए ज्यादातर लोग इस तरह की बातें कर रहे थे। उनकी ये बातें बंसीलाल, मोहन और अमीर आदमी के कानों में जा रही थी। लोगों की बातें सुनकर अमीर आदमी काफी परेशान हो गए थे, जिसे देखकर बेचारा वो अमीर आदमी, एक तो उसने अपनी बेटी की शादी में इतना खर्चा किया, लेकिन फिर भी लोग बातें बना रहे हैं। काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता। मोहन ये सब सोचता है कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अमीर आदमी के पास जाता है। सर जी, मेरे पास आपकी परेशानी का एक हल है। लोगों को पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक के अलावा भी कुछ चाहिए। मेरी बहुत ही स्वादिष्ट आमरस बहू बनाती है। अगर आप कहें तो मैं उसे आमरस बनवा कर ला सकता हूँ। क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो ये 2000 रुपए लो और जल्दी से मेहमानों के लिए आमरस बना कर ले आओ। मोहन अमीर आदमी से पैसे लेकर आमरस बनवाने के लिए अपने घर जाता है। रास्ते में वो ढेर सारा आम खरीदकर अपने साथ ले जाता है। घर पहुंचने के बाद सभी लोग आम देखकर हैरान थे। पिताजी, इतने सारे आम का हम लोग क्या करेंगे? बहू, हमें एक अमीर आदमी की बेटी की शादी में आमरस बनाने का ऑर्डर मिला है। मोहन अपने घर वालों को सारी बात बताता है। इतना बड़ा ऑर्डर पाकर घर के सभी लोग बड़े खुश होते हैं। पिताजी, जब हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तो हमें इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इतने कम समय में मैं अकेले तो सारा काम नहीं कर सकती। भाभी, आप अकेले कहाँ हैं? हम सभी आपके साथ हैं ना। हम सब लोग मिलकर आपकी मदद करेंगे आमरस बनाने में। शालिनी और उसके दोनों देवर ननंद आम को अच्छे से धोकर काटते हैं और उसका पल्प अलग करते हैं। फिर लता दल घोटनी से मत कर आम का जूस बनाती है। शालिनी उसमें स्वाद अनुसार चीनी डालकर उसे अच्छे से मिलाती है, लेकिन फिर शालिनी को कुछ याद आता है और वो उदास हो जाती है। क्या हुआ बहू, तू परेशान लग रही है? वो पिताजी, आमरस को ठंडा करने के लिए मुझे मटके की जरूरत है और हमारे पास मटका अभी कहाँ से आएगा? उसकी चिंता तुम मत करो बहू, तुम आमरस बनाओ, मैं मटका लेकर आता हूँ। मोनू, तू मेरे साथ चल। मोहन मोनू को अपने साथ लेकर अपने पड़ोस में रहने वाले कुम्हार के घर जाता है। कुम्हार के घर पर बहुत सारे बड़े बड़े मिट्टी के मटके थे। मोहन उससे बात करके 5 मटके लेकर घर आ जाता है।
मोनू बेटा, तू सारे मटके को पानी से अच्छे से धो दे। और शालिनी बेटा, क्या तुम्हारा आमरस तैयार हुआ है या अभी नहीं? हाँ पिताजी, आमरस तो हमने बना लिया है, बस हमें उसे ठंडा करना होगा। मोहन सारे मटके को धोकर शालिनी को लाकर देता है। शालिनी सारे मटके में आमरस डालती है और फिर उसके मुंह सूती का कपड़ा भिगा कर बांध देती है। मोहन आमरस ले जाने के लिए कुम्हार की दुकान से ठेला भी ले आता है, जिसके बाद शालिनी जूट के बोरे में मटके को रखने का स्टैंड बनाती है और घर के पास फेंके हुए बालों से थोड़ा बालू लाकर उसके अंदर डालकर उसे पानी से भिगा देती है और उसके ऊपर मटका रख देती है। बहू, तू ये सब क्या कर रही है? पिताजी बस आप देखते जाइए, जब तक हम लोग मैरिज हॉल पहुंचेंगे तब तक आमरस बहुत ठंडा हो जाएगा। मोहन, शालिनी, मोनू और पीहू सभी ठेला लेकर मैरिज हॉल पहुंचते हैं। गर्मी की वजह से सभी के माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन उन सभी की आंखों में अलग सा जोश दिख रहा था। ये कुछ कर दिखाने की आग थी। अरे वाह, तुम लोग आमरस ले आए। अब जल्दी जल्दी सबको आमरस देना शुरू करो। अमीर आदमी के कहने पर मोहन ग्लास सजाता है, शालिनी आमरस डालती है, पीहू और मोनू सभी को आमरस देते हैं। मेहमान शालिनी के हाथ का बनाया आमरस पीते हैं। आमरस पीने के बाद सभी आमरस की बहुत तारीफ करते हैं। क्या बात है, वाह भाई साहब वाह, इतना स्वादिष्ट आमरस मैंने तो आज तक नहीं पिया। मैं बेकार में ही सेठ जी के अरेंजमेंट की बुराई कर रहा था। इतनी गर्मी में आने के बाद ही ठंडा ठंडा आमरस मिट्टी की खुशबू के साथ पीने में कितना अच्छा लग रहा है। घर में तो ऐसा कुछ हम लोग पी ही नहीं पाते हैं। सारे मेहमान आमरस की बहुत तारीफ करते हैं, जिससे खुश होकर अमीर आदमी मोहन को बाकी के 6,000 रुपए देता है। मोहन और उसके घर वाले बहुत खुश हो रहे थे कि तभी एक आदमी उनके पास आता है। अरे, आप लोगों का आमरस तो बहुत ही स्वादिष्ट है, हैं? 2 दिन बाद मेरे बेटे की शादी है। मैं चाहता हूँ आप मेरे बेटे की शादी में भी आमरस बनाएं। रघुवर की बात सुनकर शालिनी और उसके घर वालों का चेहरा खुशी से खिल जाता है। रघुवीर मोहन को 4,000 रुपए एडवांस देता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब शालिनी और उसके घर वाले मिलकर शादियों में आमरस बनाकर देते हैं, जिससे उनकी काफी अच्छी कमाई होती है और अब मोहन को आम के बागान में काम नहीं करना पड़ता है। बहू, तेरी वजह से आज हम लोग सुकून से जी रहे हैं, वरना तो हमारा घर छूटने के बाद मैंने तो सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी। मुझे तो लगा ही नहीं था कि अब हम लोग कभी फिर से अपने घर में रहेंगे। 5-6 शादियों में आमरस का ऑर्डर मिलने के बाद शालिनी और उसके घर वाले शांति की झोपड़ी छोड़कर एक दूसरे किराए के घर में चले जाते हैं। शालिनी के परिवार में पैसों की समस्या दूर हो गई थी। अब उन लोगों को छोटी बड़ी चीजों के लिए तरसना नहीं पड़ता था। ऐसे ही एक दिन शालिनी घर में सभी के लिए आमरस बना रही थी। वो सभी को आमरस पीने के लिए देती है। माँ, ससुर जी कहाँ गए? बहू, आज बहुत ज्यादा गर्मी है ना, इसीलिए तेरे ससुर जी पेड़ के नीचे हवा खाने के लिए गए हैं। एक काम कर, तू वहीं उन्हें आमरस ले जाकर दे दे। लता की बात सुनकर शालिनी आमरस का गिलास लेकर बाहर की तरफ जाती है। शालिनी जैसे ही दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि सामने निखिल खड़ा है। निखिल को देखकर उसके हाथ से आमरस का गिलास गिर जाता है। क्या हुआ बहू, तू ठीक तो है ना? गिलास गिरने की आवाज सुनकर लता दरवाजे पर आती है। निखिल को देखकर लता की आंखें भी बड़ी हो जाती हैं। निखिल, तू? निखिल को जिंदा देखकर लता और शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। निखिल लता के आंसू पोंछता है। बेटा, तुझे तो देशद्रोही बताकर फांसी दे दी गई थी ना, फिर ये सब क्या है? तेरे जाने के बाद हमें उस घर से भी निकाल दिया गया जो तुझे सरकार की तरफ से मिला था। माँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, ये सब मेरी जानकारी में ही हुआ है। ये क्या बोल रहा है तू? मैं आपको सारी बात बताता हूँ। जब मैं शादी के 2 दिन बाद वापस बॉर्डर पर गया तो मेरे बड़े अफसर ने मुझे अपने पास बुलाया। सॉरी जवान, शादी के 2 दिन बाद तुम्हें इस तरह से ड्यूटी से वापस बुलाया गया, लेकिन एक इमरजेंसी आ गई है। कैसी इमरजेंसी सर? अभी खबर मिली है कि दुनिया में 3rd वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है और इसमें इंडिया किसी भी कंट्री के साथ नहीं है, लेकिन हमारे दुश्मन देश इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए हमारे हेड ऑफिशियल्स चाहते हैं कि उनके कुछ करने से पहले हम लोग अपने दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखें और उनके पास कौन से हथियार हैं उसका पता लगाएं। सर, ये काम तो कोई भी कर सकता है। नहीं निखिल, इस मिशन में तुम्हें स्पाई एजेंट की तरह काम करना होगा, जिसमें तुम्हारी स्पेशल सर्वाइवल ट्रेनिंग काम आएगी। इसीलिए इस मिशन के लिए तुम्हें चुना गया है। जी सर, मैं इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हूं। माँ, देश की रक्षा के लिए मुझे मिशन पर जाना जरूरी था। दुश्मनों को मेरे बारे में कुछ पता न चले, इसीलिए मुझे देशद्रोही बताकर मेरी मौत का झूठा नाटक किया गया था और आप लोगों को घर से इसलिए निकाला गया ताकि दुश्मन आप लोगों को कोई नुकसान न करे। बेटा, तूने फौजी होने का फर्ज तो निभा लिया, लेकिन पति होने का फर्ज तू भूल गया। देख तेरी पत्नी की क्या हालत है। तेरे जीते जी वो विधवा जैसी जिंदगी जी रही है। तूने बॉर्डर पर दुश्मनों से देश को बचाया, लेकिन तेरी पत्नी ने तेरे घर वालों को हर मुसीबत से बचाया है।
मुझे माफ कर दो शालिनी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। कोई बात नहीं है जी, आप तो बस अपना फर्ज निभा रहे थे। निखिल और शालिनी आंखों में आंसू लिए एक दूसरे से बात कर रही थी कि तभी लता उसके पास आती है और उसके हाथ में सिंदूर की डिब्बी और मंगलसूत्र देती है। बेटा, तू अब और देर मत कर, तेरे जीते जी मेरी बहू का सूनी मांग अच्छी नहीं लगती है, तो उसके मांग में सिंदूर भर दे और गले में मंगलसूत्र पहना दे। निखिल सिंदूर लेकर शालिनी की मांग भर देता है और उसे मंगलसूत्र पहनाकर उसे अपने गले लगा लेता है। शालिनी की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे, जैसे एक पल में उसे उसकी पूरी दुनिया मिल गई थी। और ऐसा होता भी क्यों नहीं, एक औरत के लिए उसकी सुहाग से बढ़कर और कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद मोनू स्कूल से, पीहू कॉलेज से और मोहन बाहर से आते हैं, तभी निखिल को रोते हुए गले लगा लेते हैं। अब आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस मिशन को पूरा करने के बाद मुझे हमारा परमानेंट घर मिल गया है। अब हम लोग वहीं जाकर रहेंगे और मुझे प्रमोशन भी मिल गया है। मैं जनरल बन गया हूँ, मेरी सैलरी 3 गुना बढ़ गई है। निखिल की बात सुनकर घर वाले बहुत खुश होते हैं। शालिनी निखिल को ठंडा ठंडा आमरस पिलाती है। शालिनी, मैंने कई जगह पर आमरस पिया है, लेकिन इतना स्वादिष्ट आमरस आज मैं पहली बार पी रहा हूँ। बेटा, बहू के आमरस ने हमारी जिंदगी बदली है, हमें नई पहचान दी है और कुछ करने का मौका भी दिया है। जो लोग पहले मेरी गरीबी पर हंसा करते थे, अब वो मेरी इज्जत करते हैं। कुछ दिनों बाद निखिल अपने परिवार वालों को अपने नए 2 मंजिला घर में ले जाता है। निखिल और उसके परिवार की सारी परेशानी दूर हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी शालिनी और मोहन मिलकर शादियों में आमरस बेचने का काम करते हैं।